वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ PYQs ऑन फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 1 में हमने 1 to 15 क्वेश्चंस देखा था। आज हम 16 to 30 क्वेश्चन जो है वो हम देखने वाले हैं। एंड यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव मिलेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teacher education। यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा तय किया जाता है या फिर किसी और के द्वारा तय किया जाता है, यह हमें बताना है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट एज पर RTE एक्ट, for teaching primary classes, a candidate is required to pass the teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guideline। क्या कोई अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहता है तो उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास करना होगा, जो कि कंडक्ट कराया जाता है इन अकॉर्डेंस विद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइन। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये हमें बताना है। देन थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है दैट इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट। यानी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या मोर देन 90% वो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार के अंडर में हैं? तो जी नहीं। थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए है बिकॉज स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है उसके गाइडलाइंस के अनुसार ये नहीं होता है, बल्कि ये किया जाता है अंडर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के द्वारा ये देखा जाता है। ठीक है, उसके द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत इसलिए है क्योंकि जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ये बेसिकली ज़्यादातर कंट्रोल किए जाते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ठीक है, वो प्राइवेटली मैनेज किए जाते हैं। एंड सेकेंड जो यहाँ पे स्टेटमेंट है सिर्फ वो सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Then question number 17, consider the following: right to education, then right to equal access to public service, then right to food. Which of the above is a human right under the यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? ठीक है, ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं बोला जा रहा है, इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, देन राइट टू एजुकेशन, क्या ये ह्यूमन राइट है? राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, क्या ये ह्यूमन राइट है? एंड राइट टू फूड, क्या ये ह्यूमन राइट है? तो जी हाँ, ये तीनों जो हैं ये ह्यूमन राइट हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 26 के अंडर आता है, UDHR के अंडर में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, UDHR का आर्टिकल नंबर 26 जो है उसके तहत राइट टू एजुकेशन जो है उसे एक ह्यूमन राइट बताया गया है। देन राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज जो है ये UDHR के आर्टिकल नंबर 21 के तहत आता है। एंड राइट टू फूड जो है वो UDHR के आर्टिकल नंबर 25 के तहत आता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स क्या हैं वो हमें बताने हैं इन दिए हुए 4 ऑप्शंस में से। पहला है लिमिटेशन ऑफ पावर्स। तो क्या लिमिटेशन ऑफ पावर्स जो है वो रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर है? क्या ये कंसिडर किया जाता है? तो जी हाँ। देन सेकेंड, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो जी हाँ ये भी पार्ट है रूल ऑफ लॉ का। देन पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, तो ये पार्ट नहीं है रूल ऑफ लॉ का। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत है तो हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन ए को एंड ऑप्शन डी को। देन फोर्थ, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, तो क्या ये रूल ऑफ लॉ के तहत आता है? तो जी हाँ आता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 2 एंड 4 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री?
कंट्री के गवर्नेंस के लिए किस चीज को फंडामेंटल बताया गया है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल राइट के बाद का चैप्टर है जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं विद फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, बट आपको याद रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो फंडामेंटल बताया गया है फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देन क्वेश्चन नंबर 20, which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? यानी भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो ये हक देता है, ये अधिकार देता है कि कोई पर्सन जो है वो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से शादी कर सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल नंबर 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस आर्टिकल के तहत ही आपको यह अधिकार है कि आप अपने पसंद से शादी जो है वो कर सकते हैं। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी नीचे 4 राइट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। पहला कह रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये फंडामेंटल राइट है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। देन ऑप्शन बी कह रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, तो ये भी फंडामेंटल राइट है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। देन राइट टू इक्वलिटी जो है वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्या बच गया? ऑप्शन डी, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एज वेल एज वुमेन, ये फंडामेंटल राइट नहीं है और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये डीपीएसपी के तहत कंसिडर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 22, Right to Education Act 2002 was introduced to help which of the following group of society? Right to Education Act ला के किनको प्रिविलेज जो है वो दिया गया है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, तो हमें पता है कि हाँ यही हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए हम अदर ऑप्शंस को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23 में एक असर्शन दिया गया है एंड रीजन जो है उसका दिया गया है। असर्शन क्या कह रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट बट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। असर्शन में ये कहा जा रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में था, बट अब वो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं है, बट फिर भी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और इसका रीजन क्या दे रहा है? 44th amendment deleted article number 19 clause 1 sub clause F and article number 31 from part 3 and added a new article 300A in part 12 of Indian Constitution। तो यहाँ पे हमें बताना है कि A एंड R दोनों जो है वो सही हैं एंड R जो है वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, यानी रीजन जो दिया गया है वो सही रीजन दिया गया है फॉर असर्शन A। देन बी ऑप्शन कह रहा है ए एंड आर जो है वो दोनों ट्रू हैं बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमें पता है कि ये दोनों जो चीज़ें बताई गई है ये दोनों सही है एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 24, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज, फ्रीडम ऑफ प्रेस की यहाँ पे बात की जा रही है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इंडिया में वो क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है अवेलेबल टू पीपल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, क्या ये जनता के पास दिया गया है अधिकार के रूप में पार्लियामेंट के द्वारा अलग से लॉ बना के? तो जी नहीं, ये ऑप्शन जो है ये गलत है। देन स्पेशली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रेस के फ्रीडम के लिए स्पेशली कोई आर्टिकल मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जी नहीं। देन थर्ड ऑप्शन कह रहा है इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो जी हाँ ये हमारा सही आंसर है। सो आर्टिकल नंबर 19 के तहत ही फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इंक्लूडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यहाँ पे दो हमें चीज़ें दी गई है, हमें देख के बताना है कि कौन सा या कौन से जो हैं वो ह्यूमन राइट के वायलेशंस हैं। A person was detained by the security forces while going for casting vote in parliamentary election, यानी एक पर्सन जो है वो अपना वोट डालने जा रहा था इलेक्शन में और उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, उसको वोट डालने नहीं दिया गया। तो क्या ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है? ये हमें बताना है। तो जी हाँ, ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। ठीक है,
और यूडीएचआर के तहत आर्टिकल नंबर 21 के अंडर में ये फॉल होता है। ठीक है, राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड इलेक्शन जो है वो ह्यूमन राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ यूडीएचआर। देन सेकेंड यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है ए सिविलियन वाज किल्ड बाय द आर्मी व्हाइल अंडरटेकिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन। तो जी हाँ, ये भी ह्यूमन राइट का वायलेशन है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों ये जो सिचुएशंस हैं ये दोनों ह्यूमन राइट के वायलेशन है। ठीक है, सेकंड जो कहा गया है कि किसी सिविलियन का जो है मौत हो जाता है किसी ऑपरेशन के द्वारा, जो ऑपरेशन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस कर रही थी, तो राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल नंबर 3 जो है यूडीएचआर का उसके तहत बताया गया है। ठीक है, इसलिए ये दोनों जो है वायलेशन है ह्यूमन राइट्स के। देन क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं उससे रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस की बात की गई है और हमें बताना है कि कौन सा प्रोविजन जो है यहाँ पे सही में स्टेट किया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कैन नॉट बी अमेंडेड, क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता है? तो जी ये स्टेटमेंट गलत है, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। देन ऑप्शन बी, कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, क्या सिंपल मेजोरिटी के द्वारा फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जाता है? तो जी नहीं, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी जो है वो लगती है। ऑप्शन सी कह रहा है कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये गलत है और करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी जो है वो चाहिए होती है पार्लियामेंट में जब फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना होता है तो। ठीक है, 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर या फिर मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है जब फंडामेंटल राइट के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है तो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 27, द रिट हेबस कार्पस इज अवेलेबल फॉर, हेबस कार्पस रिट जो है वो किस लिए दिया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है for directing any person, corporation or inferior court to do some particular thing, क्या इस रिट के द्वारा लोअर जो कोर्ट है या कॉर्पोरेशन है या कोई पर्सन है उसको गाइड किया जाता है जुडिशरी के द्वारा कि तुम्हें ये चीज करनी है या ये चीज नहीं करनी है? तो जी नहीं, ये हेबस कार्पस रिट में नहीं होता है। देन सेकेंड, द पर्पस ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी पर्सन्स अनलॉफुली डिटेन्ड, यानी क्या हेबस कार्पस इसलिए इशू किया जाता है ताकि उस पर्सन को रिलीज करवाया जा सके जिसको अनलॉफुली यानी मनमाने तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है एंड डिटेन कर लिया गया है? तो जी हाँ, हेबस कार्पस रिट का मतलब ही क्या होता है, हेबस कार्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। और हमने लेक्चर सीरीज में देखा था कि किस केस में हेबस कार्पस रिट जो है वो इशू किया जाता है। ठीक है, so question number 28, with reference to the Indian Constitution, consider the following statement. Indian Constitution के रिस्पेक्ट में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से या कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स वेयर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारत का संविधान 1950 में बनके तैयार हुआ था तो क्या 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जी हाँ, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट था जो कि आज के टाइम पे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया है, अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेटमेंट, by the 44th amendment the Janata Party government in 1978-79 deleted the fundamental right to property, so there are now only 6 fundamental rights। तो जी हाँ, जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसी ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाया था और इसलिए आज हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। Then question number 29, consider the following statements. The fundamental rights under the Indian Constitution are fundamental because
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है वो फंडामेंटल है। क्यों? अब हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सर्टिफाई करता है इस स्टेटमेंट को। दे आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फंडामेंटल राइट फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं एंड इन्फोर्स किए जाते हैं? तो जी हाँ। देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दे कैन बी सस्पेंडेड ओनली इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देन थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है दैट दे आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है दे कैनॉट बी अमेंडेड। तो जी नहीं, फंडामेंटल राइट जो है उसका अमेंडमेंट हो सकता है, इसलिए फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इससे हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। So question number 30. Consider the following statements. Article 20 of the Constitution of India states that no person can be convicted for any offence except for the violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offence. यानी आर्टिकल नंबर 20 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि किसी पर्सन को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, कन्विक्ट घोषित नहीं किया जा सकता है। उसको तभी किया जा सकता है जब उसने वायलेशन ऑफ लॉ किया हो, उसने कानून तोड़ा हो और कानून में उस चीज़ के लिए ऑफेंस जो है बताया गया है, चार्जेस जो है वो बताए गए हैं, तभी किसी को डिटेन किया जा सकता है, कन्विक्टेड जो है घोषित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट सही है। देन स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 21 states that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law। तो ये स्टेटमेंट जो है आर्टिकल नंबर 21 के रिस्पेक्ट में ये भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी क्वेश्चंस जो हैं PYQ जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम कवर अप करते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।